उनके लिए भी बढ़िया है कि बड़ा नाम है। ये कानून की सिस्टम में कोई कमी है? इतने करोड़ों केस पेंडिंग है ना, 37,000 केस पेंडिंग थे और नेक्स्ट डेट उसकी जब जाएगी तो कब जाएगी, बट चीजें थोड़ी सी अलग होती है। कोर्ट रूम छोटे छोटे हैं, इतने इतने केसेस पेंडिंग है, हर छोटा केस कब बड़ा हो जाता है कुछ नहीं पता। चीजें ऐसी ऐसी होती है क्योंकि लड़ना पड़ेगा आपको। दूसरी पार्टी की तरफ से ऐसे धमकी आया हो तो ये तो चलता रहा, जिससे गैंगस्टर रिलेटेड केस होंगे तो उसकी आप गए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दी। नॉर्मली कुछ भी एफआईआर में लिखा जा सकता है। जहाँ लड़की का मामला आ जाता ना, और अगर एफआईआर हो गई तो तुरंत लड़का अरेस्ट भी होगा, फिर लड़का झूठा है या सच्चा है। तो क्या कानून में कोई सुधार की जरूरत है? मेरा मानना यह है कि कानून में सुधार की जरूरत बहुत जरूरी है। 1 महीना या 2 महीना इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाओ, झूठी एफआईआर है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो ये जनरली पॉसिबल ही नहीं है। एमिकस क्यूरी की फौज बुलाई थी और इसके अंदर अब कोर्ट क्या करती है, जनरली वो केजरीवाल के लिए भी अपीयर हो रहा है, वो स्टेट के लिए भी अपीयर हो रहे हैं। एनालाइज करना है क्या केस था, क्या केस नहीं है, क्या चीजें रही हैं उसके अंदर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज इस खास पॉडकास्ट में। कानून का आज हमारे समाज में एक गहरा स्थान है, तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे मेहमान जिनका कानून की दुनिया में एक अच्छा अनुभव और बेहतरीन समझ है। ये न सिर्फ एक यंग अनुभवी एडवोकेट हैं, बल्कि अपने विचारों और काम से कई लोगों को दिशा भी दे चुके हैं। तो आइए जानते हैं बिना किसी देरी से कि उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कानून से जुड़ी कुछ दिलचस्प अहम बातें। आकाश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी करी है कि आप सारे कोर्टों में केस देखते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट्स में, अच्छा, हाई कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया मेरे पास मैटर्स हैं आज के। अच्छा, तो मेरा एक सवाल आज आकाश भाई से यही है कि केजरीवाल का जो बवाल था, चूंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट केस में जज स्वर्णकांता की अदालत का बहिष्कार करते हुए केस नहीं लड़ने का फैसला लिया था। तो हमें थोड़ा सा बताइए कि इस हाई प्रोफाइल केस में किस तरीके से चीज़ें होती हैं और ये इसका प्रोसेस क्या रहता है? बेसिकली जो आज के टाइम में केजरीवाल साहब कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि आज वो जो दिशा दिखा रहे हैं ना लोगों को कि भाई मैं कोर्ट गया, मैंने अपने एडवोकेट्स को भी खड़ा नहीं करा, मैं खुद केस लड़ना चाहता हूं, और उसके बाद वो कहते हैं कि जी नहीं, अब मैं अपीयर नहीं होऊंगा कोर्ट के सामने, तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत झेलने पड़ेंगे। हमारे दर्शक भी यही समझना चाह रहे हैं कि केजरीवाल वाले केस में ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने कोर्ट को ही चैलेंज एक तरीके से करना हुआ। ये एक्चुअली उनको क्या लगता है कि उनको, केजरीवाल साहब को ये लगता है कि जी जो कोर्ट है वो बायर्स है, और हो सकता है कि फ्यूचर में जो जब भी ट्रायल खत्म होता है उधर से हाई कोर्ट से, तो उनके अगेंस्ट में ऑर्डर आएगा। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ और समझना मैं चाह रहा था कि ये जैसे केजरीवाल अपनी जो जज से एक बहस करना होता है वो खुद ही कर रहे थे। हाँ जी। तो इसमें ये कानून के दायरे में है ये चीज़ है? तो कोर्ट की पावर है, कोर्ट अलाउ कर सकती है, एक आम आदमी भी जाकर कोर्ट में केस लड़ सकता है एक लेवल तक, और हाई कोर्ट ने उसको अलाउ किया है कि जी आप लड़ो, आप खुद लड़ना चाहते हो। बट क्या होता है, जनरली आप बोल तो देते हो कि जी मैं लड़ना चाहता हूँ, बट आपको नॉलेज नहीं होगी कि किस कानून के अंदर क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, किस कानून को आपको जज साहब को पढ़ाना है, कौन सी जजमेंट रिलाई करनी है आपको। ये चीजें की थोड़ी सी नॉलेज का वो होता है कि पता नहीं होता लोगों आम आदमी को। जितनी मेरी एक समझ है, मेरा मानना यह है कि उनके पीछे इतनी बड़ी जो हमने वीडियोस देखी हैं, जो कोर्ट से वीडियो रिलीज हुई हैं या सोशल मीडिया पे जो हुई है, इतनी बड़ी फौज वकीलों की खड़ी कर लेना, ये क्या समझते हैं आप इसको? तो उनका राइट है, इवन उनका क्या, ये आज के टाइम में जो इंडिया के अंदर रह रहा है सबका राइट है एडवोकेट हायर कर एडवोकेट को अपीयर कराना किसी भी केस में, चाहे वो झूठा हो सही हो, वो तो मैटर ऑफ ट्रायल है। तो आपका राइट है, आप एडवोकेट अपीयर कराओ कोर्ट के अंदर। और जनरली क्या होता है, वो ऐसे बड़े मैटर्स के अंदर खुद एडवोकेट्स आकर आपका केस लड़ते हैं बड़े बड़े, क्योंकि ये क्या होता है कि उनके लिए भी एक बड़ा
अपॉर्चुनिटी होती है कि बड़ा मैटर मेरे को मिला है, बड़ा मैटर लड़ने को मिल रहा तो है मेरे ये को। क्या एक वकील, एक एडवोकेट मांग कर सकता है मैं लड़ूं ऐसा करके? हर एडवोकेट नहीं, बट हाँ ये एक देखो नामी गिरामी जैसे बड़े वकील होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो डायरेक्ट पार्टी को अप्रोच करते हैं कि भाई मैं आपका केस लड़ता हूँ फ्री में। उससे क्या होगा, उनका नाम आएगा और इनका काम भी हो जाएगा। क्योंकि वो मीडिया में जितना नाम आएगा उतना ही उनकी। अब कपिल सिब्बल सर हैं, कपिल सिब्बल सर उनके मैटर जनरली वो करते हैं, मनोज सिंघवी जी हैं वो करते हैं, बड़े नाम है और इनका काम चल ही रहा है, और एडवोकेट हैं तो वो अपीयर हो ही रहे हैं। उनके लिए भी बढ़िया है कि बड़ा नाम है, केजरीवाल का केस लड़ रहे हैं, उनके लिए बड़े नाम एडवोकेट अपीयर हो रहे हैं उनके लिए। तो ये अच्छा, होता मैं है। एक चीज समझना ये चाह रहा था कि एक हाई प्रोफाइल केस, ठीक है, और एक आम आदमी का केस। हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई किस तरीके से हुई आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और मीडिया के थ्रू सभी पूरे देश की जनता ने देखा। और एक आम आदमी का केस इतना लंबे समय के लिए कि वो कैसे करे, उसको समझने में ही समय लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? Actually ये क्या कानून होता की है? सिस्टम में कोई कमी है? एक्चुअली क्या है कि आज के टाइम में इंडिया के अंदर ना इतने करोड़ों केस पेंडिंग है ना, आम आदमी के लिए तो बहुत दूर की बातें है, जजेस के लिए भी इतना डिफिकल्ट हो चुका है। एक एक कोर्ट के अंदर, अभी मैं पटियाला हाउस कोर्ट में था, लेकिन मेरा मैटर लगा हुआ था, उन जज साहब के पास में 37,000 केस पेंडिंग थे। एक जज साहब के पास 37,000 केस पेंडिंग होंगे, तो आप सोचो रोज डेली के कितने मैटर लगेंगे उनके पास, और नेक्स्ट डेट उसकी जब जाएगी तो कब जाएगी? वो ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर की डेट दे रहे हैं मैटर्स के अंदर। और वो फिर जब तक वो चलता जब रहता है। नेक्स्ट डेट आएगी, कभी कभी क्या होता है कि जजेस छुट्टी पर हैं, कभी अपोजिट पार्टी डेट ले रही है, कभी आप डेट ले रहे हैं, तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसके अंदर डिले ज़्यादा होता है चीज़ों को लेकर। अच्छा, थोड़ा सा बहुत ही हल्का सवाल है एक, कि जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि कटघरे होते हैं, कानून की बातें चल रही होती हैं, और मुवक्किल और सामने पक्ष विपक्ष दोनों आपस में बहस कर, क्या ये कोर्ट में भी ऐसा ही रहता है कुछ? देखो ऐसा नहीं है कि जो हम टीवी में देखते हैं एग्जैक्ट वो रहता है, बट चीज़ें थोड़ी सी अलग होती है रियलिटी में। कि कटघरे ऐसे वाले कटघरे नहीं होते इंडिया में, या फिर जो रियलिटी के अंदर ऐसे वाले कटघरे और ऐसी चीजें नहीं होती है। क्योंकि हमारे पास देखोगे आप, कोर्ट्स इतने बड़े बड़े नहीं हैं, कोर्ट रूम्स छोटे छोटे हैं, इतने इतने केसेस पेंडिंग है, तो कहाँ से चीजें, वहां पे बैठने तक की जगह नहीं बन पाती है। एडवोकेट्स को भी बाहर खड़ा होना पड़ता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल मेरे जहन में ये है कि कोई ऐसा केस जो आपने, बहुत बड़ा केस कोई ऐसा देखा हो कि हाँ मैं ये केस कर रहा हूँ और आपको लगा हो कि नहीं यार इस केस में दम है और मुझे मज़ा आ रहा है काम करके? एक वकील के लिए कैसा होता है? हर छोटा केस कब बड़ा हो जाता है कुछ नहीं पता। हर केस बड़ा होता है, मेरा मानना ये है, हर केस बड़ा होता है, क्योंकि हर केस के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है, चीज़ें ऐसी ऐसी होती है, क्योंकि लड़ना पड़ेगा आपको, और वो लड़ते लड़ते कब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे आपको नहीं पता। क्योंकि अच्छा। केस कोई भी हो, एक पार्टी जो हारेगी वो अपील में जाएगी, और जब उधर से कोई ऑर्डर आपके अगेंस्ट में आएगा तो फिर आप उसके भी ऊपर जाओगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाना, और वो मैटर कब बड़ा हो जाता है, कब आपका केस लैंडमार्क जजमेंट बन जाती है, गाइडलाइन बन जाती है, आपको भी नहीं पता होता। आपको भी नहीं पता होता। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई केस लड़ा हो और आपको दूसरी पार्टी की तरफ से ऐसे धमकी आया हो? तो ये तो चलता रहता है, ये तो पार्ट ऑफ लिटिगेशन है, ये चीजें चलती रहती है। तो अच्छा, हाँ जी, मतलब ये मतलब होता है कि अगर आप कोई केस लड़ रहे हो तो हो सकता है दूसरी पार्टी की तरफ से देखो अगर या हाई कुछ प्रोफाइल केसेस होंगे या कुछ जिससे गैंगस्टर रिलेटेड केस होंगे, तो उसके अंदर ये चीजें नॉर्मल है, ये होगी ही होगी। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई एक लड़की अगर थाने में जाती है, ठीक है, ये बहुत ही एक तो कॉमन क्वेश्चन है, लोगों को जानना भी चाहिए इस बारे में, कि एक लड़की थाने में जाती है और बेशक उसके साथ कुछ हुआ नहीं हुआ ये दूसरी बात है, उसने जाके किसी के खिलाफ लिखवा दिया एक केस, FIR करवा दी, क्या FIR दूसरे पक्ष के सुने बिना या फिर डायरेक्ट FIR चीज़ें हो जाएंगी और वो अरेस्ट हो जाएगा दूसरा पार्टी? अब इसके अंदर ये देखा जाता है सबसे पहले तो वो कंप्लेंट क्या कंप्लेंट है और किस सेक्शंस में है और रिगार्डिंग किस चीज़ के लिए है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जनरली क्या होता है कि आप गए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दी तो FIR कभी नहीं होगी। ऐसे पैर घिसवाने पड़ जाते हैं, कोर्ट जाना पड़ जाता है। अगर आप
किसी पुलिस स्टेशन में जा रहे हो, कंप्लेंट लिखवा रहे हो, उधर अगर कुछ नहीं होता है फिर आपको कोर्ट जाना पड़ता है कि कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, पिटीशन फाइल करनी पड़ रही है कि जी मेरी ऐसे कैसे केस बनता है और आप इसके अंदर FIR दर्ज करो। जब जाकर और कोर्ट भी अगर सेटिस्फाई है उस चीज पर तो ही FIR करता है, अदरवाइज FIR वो भी नहीं होती। अच्छा, तो ये जो FIR है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, तो इसका कोई मापदंड होता है या मेजरमेंट होता है कि ये चीजें टिक मार्क होंगी तो ही FIR लिखी जाएंगी, या नॉर्मली कुछ भी FIR में लिखा जा सकता है? नहीं, जो आपने रिटर्न कंप्लेंट दी है FIR के अंदर सिर्फ वो ही लिखा जाएगा कि आपने किस रिगार्डिंग कंप्लेंट दी है और उसके अंदर क्या आपके साथ हुआ है। नहीं, वही पूछ रहा हूँ कि FIR में कोई मापदंड होता है कि मतलब जैसे मान लीजिए किसी का कुछ खो गया, हाँ जी, उसने जाके FIR दे दी तो वो FIR रजिस्टर्ड होगी? आज के टाइम वो रजिस्टर नहीं होगी। आप उसके लिए अगर आपका कोई सामान गुम हो जाता है तो आपके लिए ई पोर्टल पे जाकर आप FIR करा सकते हैं, उसमें तुरंत FIR हो जाती है उसके लिए। अच्छा, लेकिन वो FIR वैध होती है, वैलिड होती है, वो FIR वैलिड होती है। अब इसके अंदर जनरली क्या होता है, देखो अब कोई लड़की चली जाती है थाने में, तो एक पुलिस स्टेशन में जाकर आ रहा था अभी आप, एक लड़की कंप्लेंट लिखवाने जाती है, सो एंड सो बंदा है जी, उसने मेरे साथ छेड़खानी करी है, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी है। जहाँ लड़की का मामला आ जाता ना, वो पुलिस स्टेशन की मजबूरी बन जाती है कि उनको FIR करनी ही पड़ेगी। अच्छा, हाँ जी। अब लड़की उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी गाइडलाइंस है, इसके अंदर बहुत सारे लॉज हैं। अब जैसे सपोज करो कि रेप केस है, अब एक लड़की जाके थाने में लिखवाती है कि जी सो एंड सो लड़के ने मेरे साथ रेप करा है, ऐसे ऐसे ये चीजें रही हैं, रिटर्न में कंप्लेंट दे दी। अब उनकी मजबूरी है, उनको बिना किसी देरी के तुरंत FIR करनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ जी। और अगर FIR हो गई तो तुरंत लड़का अरेस्ट भी होगा। फिर वो लंबा प्रोसेस, फिर वही प्रोसेस है, आपने ट्रायल फेस कर रहे हो, बेल लगा रहे हो। अब इसके अंदर क्या होता है कि लड़का झूठा है या सच्चा है, मैटर ऑफ ट्रायल है, ट्रायल फेस कर रहे हैं, 5 साल 7 साल 10 साल लग गए। जब जाके पता चला लड़का तो बेगुनाह था, एक्वेट होकर आया वहां से कोर्ट से। पर अब ये देखो उस 10 साल में उसने क्या झेला है, उसने और उसके घर वालों ने कितना उसके साथ अन्याय हुआ है। तो क्या कानून में कोई सुधार की जरूरत है? आप क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उस चीज को जी रहे हो, तो क्या लगता है कानून में सुधार की जरूरत है या फिर क्या करना चाहिए? देखो मेरा मानना ये है कि कानून में सुधार की जरूरत बहुत जरूरी है। इसके अंदर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होना बहुत जरूरी है। अब जैसे रेप केस वाले को ले लेते हैं हम एग्जाम्पल में, मेरे पास एक करंटली अभी रेप केस है, उसके अंदर बेल लगाई हुई थी मैंने, अभी डिसमिस हो गई है वो। अब मेरे पास सारे सबूत है, बट कोर्ट उस चीज पे कंसीडर नहीं कर रहा, उस चीज को लेकर बेल में। तो आज इसके अंदर ये होना चाहिए कि जब आपने कंप्लेंट लिखवाई तो उसको FIR में कन्वर्ट मत करो, या FIR आपने कन्वर्ट कर दी ना तो एटलीस्ट 1 महीना या 2 महीना इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाओ, उसके अंदर कोई अरेस्ट नहीं होगा। आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कि अब रिक्वायरमेंट है इसमें अरेस्ट की, तब अरेस्ट करो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि झूठी FIR है, पैसे बनाने के लिए करी गई FIR है, या फिर सिर्फ बदला लेने के लिए करी गई FIR है, तो उस FIR को खत्म करनी चाहिए जभी के जभी। ये होना चाहिए, मेरे को तो ये लगता है। अच्छा, ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में, क्योंकि जैसा कि हम डेटा भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि केस इतनी पेंडिंग है, जजेस कम है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में फास्ट ट्रैक का मतलब ही होता है कि वह आपका विद इन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट ट्रैक का मतलब होता है 2 महीने 3 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, पर क्या ऐसा होता है? देखो ये जनरली पॉसिबल ही नहीं है ना, चाहे कितना भी फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, 2 महीने, साल 2 साल के अंदर कोई भी केस खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक कोर्ट के अंदर इतने केसेस पेंडिंग है, इतने केसेस पेंडिंग है कि उनको खुद नहीं समझ में आता कि करना क्या है, कैसे होना है, क्या करना है। क्योंकि क्या होता है, कभी आप डेट अपोजिट पार्टी डेट ले रही है, कभी हम डेट ले रहे हैं, कभी जज साहब छुट्टी पर हैं, कभी स्टेनो नहीं है, कोर्ट का स्टाफ पूरा नहीं है, कभी फाइल नहीं मिल रही, तो बहुत सारे सर्कमस्टांस ऐसे हो जाते हैं। कभी गवर्नमेंट छुट्टी पड़ गई उस दिन तो डेट लग गई, लंबा प्रोसेस, वो ऐसे प्रोसेस लंबा चला जाता है। विटनेस को बुलाया है, विटनेस अवेलेबल नहीं है, तो अब मजबूरी है कोर्ट की भी, टाइम तो ग्रांट करना पड़ेगा उसको भी। कोर्ट के अंदर जो सुनवाई का प्रोसेस होता है
तो वो लंबा प्रोसेस जो जा रहा है उसके पीछे जो आपने चीज़ें बताई हैं वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ जी। अभी हमारा एक सवाल है आपसे कि हम वापस एक बार केजरीवाल वाले मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसमें ना एक जो हाई कोर्ट ने बड़ा कदम लिया था उसमें उन्होंने एमिकस क्यूरी की फौज बुलाई थी। ये क्या होता है? एक्चुअली देखो क्या होता है कि जैसे अब केजरीवाल हैं, केजरीवाल हो गए डिस्चार्ज कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो स्टेट चली गई अपील में। अपील के अंदर जाके कहती है कि भाई ये चीज़ें थी जो जिस वजह से उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, बट ये रीज़न था जो कोर्ट ने कभी कंसीडर ही नहीं करा, तो उस चीज़ पर कंसीडर करा जाए। अपोजिट पार्टी को इसमें बुलाया जाता है। अगर अपोजिट पार्टी नहीं आती, इन केस मानो कि नहीं आती, कोर्ट का काम है कि विदाउट अपोजिट पार्टी केस को डिसाइड करे। और इसके अंदर अब कोर्ट क्या करती है, जनरली एमिक्यूरियस को अपॉइंट कर देती है। एमिक्यूरियस क्या होता है कि कोर्ट का फ्रेंड होता है एक तरह से। अच्छा। कि वो दोनों पार्टी की सुनकर, दोनों पार्टी के लिए बोलकर कोर्ट को सजेस्ट करता है, चीजें बताता है कि भाई ये केस था, ये चीजें हुई, या फिर क्या क्या रहा क्या नहीं रहा, वो कोर्ट को सजेस्ट करता है चीजें। अच्छा, तो ये एक तरीके से थर्ड पार्टी टाइप हो गया। एक तरह से आप इसको मान लो कि वो केजरीवाल के लिए भी अपियर हो रहा है, वो स्टेट के लिए भी अपियर हो रहे हैं। तो इसमें कोई एक बंदा होता है या फिर नहीं, वो डिपेंड करता है। कोर्ट एक को भी कर सकती है, दो को भी ले सकती है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है एमिक्यूरियस कितने लोगों को भी अपॉइंट करा जा सकता है। जो विवाद आपके जज और जो पार्टी के बीच चल रही है उसको सुन के, मतलब मुझे जो समझ आ रहा है, और न्यूट्रल एक रिपोर्ट सबमिट करे कोर्ट के अंदर, जिससे कि उससे निष्पक्ष उनको सुनना नहीं है, उनका काम किसी को सुनना या किसी को वो नहीं करना, एनालाइज करना है क्या केस था, क्या केस नहीं है, क्या चीजें रही हैं उसके अंदर, वो जज साहब को समझाना है और चीजें बतानी है कि भाई ये चीजें थी केस के अंदर, ये चीजें रही हैं, और जो स्टेट किस चीज के लिए इधर आया है। चलिए, आपसे बहुत सारी चीज़ें समझ के अच्छा लगा। आज की चर्चा में हमने कुछ बेहद अहम और संवेदनशील मुद्दों पर बात की, चाहे वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर आम आदमी को न्याय पाने वाली चुनौतियां हों। हमने समझने की कोशिश की कि हाई प्रोफाइल केस और आम मामलों के बीच क्या फ़र्क होता है और एमिकस क्यूरियस जैसी व्यवस्था न्याय प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाती है। उम्मीद है आज की इस बातचीत में आपको कानून और न्याय व्यवस्था के कुछ जटिल पहलुओं को सरल तरीके से समझने में मदद मिलेगी। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। हमारे मेहमान को बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू, आपने समय निकाल के आप आए उसके लिए, और आपने इतने स्पष्ट और बेबाक तरीके से अपने विचार रखे। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए नज़रिए और नई बातचीत के साथ। नमस्कार, थैंक यू आकाश भाई।